बहरहाल फैसला यह हुआ कि 1-1 रुपया हर दुकानदार से जुर्माना वसूल किया जाए। किताब वाला: आप तशरीफ़ रखिए। पान वाले से: अरे मियाँ मुन्ने खां, ज़रा उम्दा से पान लगा देना दरोगा साहब के लिए। साहब, मुझे झगड़े फसाद से क्या लेना देना, मैंने आपसे अर्ज किया था यह फेरी लगाने वाले रजीलों का झगड़ा था। दरोगा: जी हाँ, जुर्माना उनसे भी वसूल किया जाएगा। किताब वाला: आप पान तो नोश फरमाइए। दरोगा: फिर कभी हाजिर होऊंगा। आगे बढ़ जाता। किताब वाला: ये अच्छा तमाशा है। तज़किरा में आखिर हुआ क्या था? दरोगा: तरबूज वाले से ककड़ी वाला कौन था और इस वक्त कहाँ है? तरबूज वाला: यही होगा हुजूर, आता ही होगा। उसी बदमाश ने बलवा कराया था। दरोगा: हाँ हाँ, वह मुझे सब मालूम है। शरारत तुम सबकी है, जुर्माना तुम सबको देना होगा। थाने आकर रुपया दाखिल कर दो। लडुआ: सरकार, एक आदमी के पीछे हम सब गरीब क्यों मुफ्त में मारे जाएं? उसी ने हम सब की टांग ली थी, बात में एक झगड़ा खड़ा कर दिया। दरोगा: खैर, वह भी मालूम हुआ जाता है कि फसाद की जड़ कौन था। तफ्तीश जारी है। एक तरबूज उठाकर उछालता है और हाथ में लिए बाहर चला जाता है। लड्डू वाला: लो या मखरीज देखो, ज़रा सोफ्ता हुआ तो आन टपके, गेहूँ के साथ घून भी पिसा। तरबूज वाला: कर्मों का फल है भैया, जिंदगी है तो भुगतना ही पड़ेगा। नज़ीर की नवासी 1-9-10 वर्ष की लड़की गाती हुई आती है। नवासी: ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। बोला राम पंसारी की दुकान पर आकर, चाचा नाना ने आम का अचार मंगाया है। पंसारी: कहाँ है मियाँ नज़ीर? सर में अंधेर हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें। बैठे बिठाए हम लोगों पर 1 रुपल्ली जुर्माना हो गया। नवासी: नाना राय साहब के यहाँ बैठे हैं। पंसारी: राय साहब ने खाने पर बिठा लिया होगा, और क्या। नवासी: मैं बताऊँ, राय साहब ने नाना के लिए बेसन की रोटी पकवाई है। पंसारी: अच्छा, इसलिए अचार की याद आई? उनसे कहना ज़रा इधर तशरीफ़ लाएं। या लो। नवासी: क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। नवासी चली जाती है। हमजोली: मौलाना, आपकी नज़र में मियाँ नज़ीर शायरों में क्या हैसियत रखते हैं? ज़कीरानवी: एक किताब को देख भाई, बहुत बागो बहार आदमी है, खुशमिजाज, शगुफ्ता उस्ताद, हर शख्स से हंसकर मिलने वाला, किसी का दिल दुखाने वाला, ऐसा कि शायद जिसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल से मिलेगी। लेकिन शायरी या चीज़ें दीगर अस्त फोहस कलामी धर्जा गोई, जिसको बकवास, अश्लीलता, फड़पन या फकपन कहते हैं, इब्ताज़ल और आमियाना मजाक, साधारण रुचि की तुकबंदी को हमने शेर नहीं माना। मियाँ नज़ीर को शायर मानना उन पर बहुत बड़ा बहतान होगा। शुअरा के तज़किरे में उनकी कोई जगह नहीं। तरबूज वाला उठकर धीरे धीरे आवाज़ लगाता हुआ बाहर चला जाता है। लड़की वापस आती है। नवासी: क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। पंसारी से: चाचा नाना ने अचार वापस कर दिया। लाला जी: क्यों? लड़की हंसी दबाती: यह पढ़ लीजिए। पंसारी पर्चा पढ़ता है, दोनों लड़की के हाथ से लेकर देखता है और बड़े जोर से कहा लगाता है। लड़की भाग जाती। बर्तन वाला: क्या बात है बालाजी? लाला जी: सुनो, मियाँ नज़ीर ने एक नई नज़्म कही है। फिर गर्म हुआ आन के बाजार, चूहों का हमने भी किया खानचा तैयार। चूहों का सर पाँव कुचल के 2-4, चूहों का जल्दी से कचूमर सा किया मार। चूहों का क्या ज़ोर मज़ेदार है अचार चूहों का, अव्वल हो चूहे चाटे। वो एक कद के बड़े हैं और शेर सवा शेर के मेंढक भी पड़े हैं। चख देख मेरे यार, ये अब कैसे कड़े हैं। 40 बरस गुजरे अब ऐसे जड़े हैं, क्या ज़ोर मज़ेदार अचार चूहों का। आगे जो बनाया तो बिका 30 रुपये, शेर बरसात में बिकने लगा 25 रुपये। शेर जाड़ों में यह बिकता रहा 32 रुपये। शेर और होलियों में बिकता 40 रुपये शेर, क्या ज़ोर मज़ेदार है अचार रुपये शेर। हंसी से बेकाबू हो जाता है और दोने में से मसाले से लथपथ एक चूहा निकालता है। साले चूहों को अचार का इतना शौक। कुम्हार और दर्जी वगैरह हंसते हैं। शायर: सुन लिया हुजूर, यह मियाँ नज़ीर का मुयारे सुखन। किताब वाला: ताज्जुब हो इस बात पर है कि मियाँ नज़ीर शरीफ घराने के आदमी हैं, जाहिल और गद्दार। गर
उनकी चीज़ें गाते फिरते हैं, उन्हें अपना न सही अपने ख़ानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। तज़किरा नवीस साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले ठेलों की सैर, आवारागर्दी और कीमार बाजी में गुजरी हो, उसे शर्मुक है क्या? शायर अब तो खैर आखिरी उम्र में एक बार एक सूफ़ी साफ़ी की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं। इसमत बेवस्ती अजब चादरी की मिसाल है, वरना सुना है सदैव शबाब आदि शबाब में यह आलम था कि बाज़ार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे। होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते। किताब वाला, अब भला बताइए इन सूफियाना तर्ज के गानों को जो सड़क के भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो क्या दुनिया ये शायरी पर जुर्म न होगा? शाम हो रही है, कोटे पर महफिल जमने लगी है, अंदर से सौदा आता है, उसके पीछे बेंजीर आती है। एक दो लोग आ चुके हैं, गाने के दौरान और लोग आते हैं। एक फ़कीर हरी कफनी पहने लंबी दाढ़ी लिए आता है, हाथ में चलते हुए लोबान की थाली उसका धुआं कमरे में फैलाता है और लोबान को एक तरफ रखकर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। इसी तरह एक आदमी फूलों की गजरे छड़ी पर लिए हुए आता है और अपने हाथ से तमाशबीनों की कलाइयों पर गजरे बांधता है और पैसे वसूल करता है। सौदा, ए गुल अंदाम दिल आराम फरीजात सनम, बाकायदा तरारू तो हो चुका, अब कुछ सुनाओ बेनज़ीर। जो क्या सुनाऊँ? सौदा, ऐसी परी छमछम सीम तन, चांदी जैसे शरीर वाली, कम देखी होगी सूरत की बंजीर हो, आवाज़ की भी बेनज़ीर होगी। कुछ ही सुनाओ, कुछ फड़कती हुई आप बीती सुनाओ तो कैसी रहे। तमाशबीन आते हुए अदाब बजा लाता हूँ, बेनज़ीर की हाल है तमाशबीन कल नज़ीर। उसने यह पूछा, बजबाने पंजाब यह बिच मैंडी ए की हाल तुसा दिले दे मियाँ जोड़ हथ, हमने केहा हाल असाड़े दिल दा तुसी सब जानदी हो जी, अस्सी की अर्ज करा। बेनज़ीर हंसते हुए, अच्छा तो मियाँ नज़ीर एक चीज़ सुनिए, मेरी आप बीती समझ कर ही सुनिएगा, और यह कुछ गलत भी नहीं। बेनज़ीर गाती है, बेदर सितमगर पे परवाह बेअक्ल, चंचल चटकीली सी दिल शक्त क़यामत पत्थर सा, और बातें नर्म रसीली सी, आनों की बान हठीली सी, काजल की आँख कटीली सी, ये कियाँ मस्त नसीली सी, कुछ काली सी कुछ पीली सी, चितवन की दगा नज़रों की कपट, सीनों की लड़ावट वैसी ही उस गोरे के नाजुक सीने पर, वह गहनों की गुलजार खिले, चंपे की कली हीरे की जड़ी तोड़े, जुगनू नहकल वद्दी दिल लोटे तड़पे, हाथ मले और जाए नज़र हरदम फिसली, वह पेट मलाई सा काफिर, वह नाफ चकमकती तारा सी, सोखी की खुलावट और सितम सरमों की छुपावट वैसी ही, यह होश क़यामत काफिर का, जो बात कहूँ वह सब समझे, रूठे मचले स्वांग करें, बातों में लड़े नज़रों से मिले, यह सोखी फुर्ती बेताबी, यह एक आन कभी निचली न रहे, चंचल अचपल मटके सर खोले, ढांपे हंस हंस के बाहों की झटक, घूंघट की अदा जोबन की दिखावट वैसी ही, जब ऐसे हुस्न का दरिया हो, किस्तौर न लहरों में बहिए, पर मेनों मोहब्बत हो बेहतर, और ज़ोरो ज़फ़ा हो तो सही, दिल ओट गया गश खाकर बस, और तो आगे क्या कहिए, मिल जाए नज़ीर बगलों की लपक, सीनों की मिलावट वैसी ही। गाने के दौरान दरोगा भी आ जाता है, बेनज़ीर इशारे से सलाम करती है, दरोगा जीती रहो कहकर बैठ जाता है। सौदा, वाह कैसी अच्छी आप बीती सुनाई, मियाँ नज़ीर भी अजब करिश्मों के आदमी हैं, क्या आपके यहाँ उनका आना जाना है? बेनज़ीर, जी हाँ, लेकिन इधर एक मुद्दत से तशरीफ़ नहीं लाए, क्या आपकी उनसे मुलाकात है? सौदा, नहीं साहब, पर यह चीज़ सुनकर मुलाकात ही ख्वाहिश पैदा होती है। खैर इस वक्त तो आपकी मुलाकात के आगे सारी दुनिया हमारे लिए हिच है। लोग इशारा पाकर उठ रहे हैं, दरोगा बेनज़ीर की तरफ एक तरफ बुलाकर, दरोगा ज़रा एक बात सुनो, क्या अंदर जाने की इजाज़त नहीं है? बेनज़ीर, सर आँखों पर, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत नासाज है। दरोगा, दर्द सर हो तो हम सर दबा दें, दर्द दिल हो तो उसका इलाज कर दें, दर्द कहीं और हो तो वहाँ मरहम रख दें।
बेनज़ीर कल तशरीफ़ लाइएगा ज़रूर। दरोगा मैं तो अभी चाहूँगा। बेनज़ीर तो ऐसी क्या ज़बरदस्ती है दरोगा साहब, इस वक्त इसका मौका नहीं, फिर कभी तशरीफ़ लाइएगा। दरोगा मुझे चलाती हो या कौन रकीब रुसिया बैठा है, इशारा करो तो धक्के देकर निकलवा दो। सौदा उठते हो। अम्मा यह क्या बकबक है? दरोगा आप कौन जाते शरीफ, कोई नई चिड़िया मालूम होती है बरखुरदार, अभी तुम हमें पहचानते नहीं हो। सौदा भाप रहा हूँ, मौका दीजिए तो अभी पहचानने लेता हूँ, आइए जो हो जाए दो हाथ। भेज रहे हैं क्या तमाशा है, आप मेरे मिलने जुलने वाले से इस तरह कलाम कीजिएगा। सौदा काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। बेनज़ीर बताइए आप कब तशरीफ़ लाइएगा। दरोगा हम तो 1000 दफ़ा आए, आप बुलाएं भी। बेनज़ीर बुलाए तो लाख आप आए भी, अब दाना डालना पड़ेगा। दरोगा भला सरकार को दाना डालने की क्या ज़रूरत है, गंदमी रंग भी है, जुल्फ़े सी अफ़ाम काले भी हैं। बेनज़ीर हुजूर गर्दान एक प्रकार का कबूतर का गर्दान का शाब्दिक अर्थ व्याकरण के कारकों तथा रूपों को बार बार दोहराना रटना भी है मालूम होता है। सौदा अच्छा खुदा हाफिज़। दरोगा अजी यहाँ गर्दान को कौन गर्दाने है, इस कूचे में तौर पर कैच रखे खुदा हाफिज़। बेनज़ीर आदाब। दरोगा नीचे उतर जाता है। सौदा अंदर मुड़ते अजब चोंच है, बेनज़ीर जानते नहीं सर का दरोगा है, आप भी कमाल करते हैं। सौदा दरोगा है तो क्या मुझे घोल के पी लियाएगा। बेनज़ीर अच्छा बस अब आइए। दरोगा बाजार में ककड़ी वाले के पास आके इतनी देर कहाँ रहा तू। ककड़ी वाला फेरी पर था हुजूर। दरोगा तुम लोग सौदेपन पर उतर आए हो। ककड़ी वाला सरकार मेरा कोई कसूर नहीं, यह लड्डू वाला मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया था। दरोगा मेरे आदमी तहकीक कर रहे हैं कि झगड़े की बुनियाद कौन आदमी था, तुम जुर्माना थाने में दे आओ। ककड़ी वाला दरोगा जी सवेरियों से कुछ नहीं बेचा है, सोने से पहले दो छदाम की ककड़ी बिक गई तो रोजी नहीं तो रोजा। दरोगा चला जाता है। शायर साहब पहली इशाक में कितनी कापियाँ छापी जाए। किताब वाला यही कोई 500 और क्या। शायर मौलाना किताब की इशाअत के सिलसिले में मेरे कुछ जाती मराहिल हैं, बराहे करम अगर मुझे 1 रुपये पेशगी इनायत हो जाए तो बड़ी बेफिक्री हो जाती। किताब वाला अरे साहब क्या आपको मालूम नहीं, अब तो मुसन्निफ़ अपनी लागत पर किताब छपवाता है। मैं खुद अपनी नई किताबें करीमा माफ कुमीमा और आमदनामा वगैरह लिए बैठा हूँ, छापने की तौफीक नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि चौधरी गंगा प्रसाद से आपकी मुलाकात भी है और वह आपके मद्दाह भी हैं, उसके साजे से किताब छपवाने का इंतज़ाम कर लीजिए। शायर आप यूँ क्यों नहीं करते, आप खुद उनसे बात करें, वह मुझे भी जानते हैं और आपके कहने से इनकार भी नहीं करेंगे, और अगर इनकार किया तो बात छिपी रहेगी। उनसे जो रकम आपको मिले उसमें 5 रुपये मुझे दे दीजिएगा। किताब वाला कवाहत यह है कि एक आध बार मैंने उनसे सरमाया तलब किया था और वह बात टाल गए थे, इसीलिए पहली बार मांगे। आपकी बात पर यह कभी रद्द न करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जिक्र छेड़ कर तो देखिए। सबसे अच्छा यह हो कि अगर वह तैयार हो जाएं और रुपया आपके हाथ में आता है तो उसमें से थोड़ी सी रकम मेरे हिस्से क्या मुझे मरखत फरमाएं, ताकि मैं साथ साथ अपनी किताब भी छपवाने का फ़िक्र करूं। मेरी किताब पर ज़्यादा नहीं, यही कोई 10-12 रुपए की लागत आएगी। शायर बेहतर गाते हुए आते हैं, फ़कीर पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फ़कीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे ही का तमाम यह तंगो दवाल है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल, पैसे की ढेर से सब सेठ साठ, पैसे के जोर शोर है, पैसे के ठाठ, पैसे के कोट कोटियाँ 6 7 8 हैं, पैसा न हो तो पैसे की फिर न 60 60, पैसा ही रंग रूप पैसा ही माल, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल, पैसा जो हो तो देव की गर्दन को बांध लाए, पैसा न हो तो मकड़ी के जाले से खौफ खाए, पैसे
से लाला भैया जी और चौधरी का है, बिन पैसे साहूकार भी एक चोर सा दिखा है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है। पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। जब पैसे ने जिस मकान को बिछाया है, अपना जाल फंसते हैं उस मकान में फरिश्तों के परो बाल। पैसे के आगे क्या है ये महबूब खुशजमाल। पैसा ही परी के लाए परिस्तान से निकाल, पैसा ही रंग रूप, पैसा ही माल है। पैसा न हो तो आदमी खर्चे की माल है। तेग और सिर पर उठाते हैं, पैसे की चाट पर तीरों सना लगाते हैं। पैसे की चाट पर मैदान में जख्म खाते हैं, पैसे की चाट पर यहाँ तक कि सर काटाते हैं। पैसे की चाट पर पैसा ही रंग रूप, पैसा ही माल है। पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। आलम में खैर करते हैं पैसे के जोर, बुनियादी देर करते हैं पैसे के जोर से दोजख पैर करते हैं। पैसे के जोर से जन्नत की सैर करते हैं, पैसे के जोर से। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है। पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। दुनिया में देनदार कहाना भी नाम है, पैसा जहाँ बीच या कायम मुकाम है। पैसा ही जिस्मो जान है, पैसा काम है। पैसे ही का नज़ीर या आदम गुलाम है, पैसा ही रंगो रूप, पैसा ही माल है। पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। ककड़ी वाला इस गाने के दौरान अंदर आता है और पीछे खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनता है। ककड़ी वाला बड़ी हर्षद से, मेरी ककड़ी पर कोई नज़्म नहीं लिख देता। बाहर जाने लगता है, लेकिन एकाएक कुछ सोचकर चौंक पड़ता है कि आवाज़ लगता है। साहब आवाज़ लगाता हुआ दाएं रास्ते से भाग जाता है, मगर फ़ौरन ही वापस आता है और आवाज़ लगाता हुआ बाएं रास्ते से बाहर चला जाता है। साहब। फ़कीर गाते हुए वापस आते हैं। ककड़ी वाला फिर अंदर आता है और आवाज़ लगाता है, मगर फ़कीर निकल जाते हैं। ककड़ी वाला सर पकड़कर बैठ जाता है। अब फ़कीरों को का गाना अब तक हवा में गूंज रहा है कि पर्दा तेज़ी से गिरता है। अंक 2, पर्दा उठने से पहले फ़कीर उसी हाल में से गुजरकर पर्दे के सामने खड़े होकर बंजरा नामा सुनाते हैं। आखिरी बंद पर पर्दा उठता है। फ़कीर, टुक हिरसो हवा की छोड़ मियाँ मकमत, देश विदेश फिरे मारा, कजका अचल का लूट है दिन रात का बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल सतुर, क्या कोई पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या लगाम आग धुआं, क्या अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। गर तू है लक्खी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी। क्या शक्कर मिश्री कंदकरी, क्या समर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में है गोंद तेरी ढल जावेगी, एक बंदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चढ़ने आवेगी। यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बढ़ जावेगी। दीपो जवाई बेटा क्या बंजारन पास न आवेगी, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। क्यों जी पर बोझ उठाता है इन गोनों भारी भारी के, जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर क्यूने हैं व्यापारी के। क्या साथ जड़ाऊँ जरजेवर, क्या गोटे धान किनारी के, घोड़े की जींस सुनहरी के, क्या हाथ लाल अमारी के, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। हर आन नफ़े और टाटे में क्यों मरता फिरता बन बन टुक, गाफिल के दिल के सोच जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन, क्या लौंडी बांदी दाई ददा, क्या बंदा चेला निक चलन, क्या मंदिर मस्जिद ताल कुएं, क्या घाट सरा, क्या बाग चमन, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब मर्ग फिराकर चाबुक को यह बैल बदन का हाकेगा, कौन ना समेटेगा तेरा कोई गोंद किसी और टाकेगा। ढोसेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फाकेगा, उस जंगल में फिर आ नज़ीर एक गुनगा आन न झाकेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। फ़कीर चले जाते हैं। सुबह हो रही है, कुछ दुकानदार आ चुके हैं, कुछ दुकानें खोल रहे हैं, फेवरी वाले आवाज़ें लगा रहे हैं। ककड़ी वाला, आज सुबह ही सुबह सिपाही बाजार में क्यों चक्कर लगा रहे हैं? तरबूज वाला, कहाँ? हमने तो कोई सिपाही नहीं देखा। लड्डू वाला, अबे कालिए तुझे पकड़ने के लिए आए होंगे।
शायर और हम झोली किताब वाले की दुकान पर आते हैं। ककड़ी वाला, अबे आने दे, तुझे क्या पकड़ी है? मैं तो कहता हूँ अच्छा है साले पकड़ ले जाए। पेट पर पत्थर बांधे दिन भर टांगे तोड़ता रहता हूँ, इससे अच्छा है हवालात में बैठूँ, आराम से खाओ मौज करो, जलने वाले जला करें। किताब वाला चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और नहीं कहा आपसे? शायर, मैंने अर्ज़ किया था, मैंने उनसे दीवान की इशाअत के सिलसिले में आपका जिक्र छेड़ा था। उन्होंने फ़ौरन मेरी बात कर काट कर कहा कि वह खुद आपसे मिलकर पहले कुछ पुराने मामलात पर गुफ्तगू कर लें, फिर किस नई किताब पर मुताल्लिफ़ कर और गौर करेंगे। किताब वाला, आपने मेरा जिक्र ही क्यों किया? शायर, और क्या करता? किताब वाला, अरे साहब, मैं उनका मुद्दत से कर्जदार हूँ, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि अपनी किताब का आप जिक्र छेड़िए। पतंग वाला तोते का पिंजरा हाथ में लिए गुनगुनाता हुआ आता है और दुकान खोलता है। पतंग वाला, कुछ पार पैरते हैं, इस आगरे में क्या है? ए यार, पैरते हैं, मुबारक हो रामू, सुना है तेरे यहाँ लड़का हुआ। और खूब ढोलक बजी। बर्तन वाला, रे भाई तुम कहाँ चले गए थे? पतंग वाला, माँ यार, या बैठे बिठाए अच्छी चपत पड़ी। मैं गया था मियाँ नज़ीर के साथ तैराकी का मेला देखने, वापस आता हूँ देखता हूँ कि दुकान पर जुर्माना हो गया है। बर्तन वाला, तुम कह देना मेरी दुकान तो बंद थी, गवाह मौजूद है, मैं गवाही दे दूँगा। पतंग वाला, कौन सुनता है मियाँ तुम्हारी दाद फरियाद? तस्करानवीस किताब वाले की दुकान पर आता है। यह आए देखिए, दाढ़ी लगाए संत की। दोनों हंसते हैं। बर्तन वाला पतंग वाले के पास बर्फ़ी लेकर आता है। लो बर्फ़ी खाओ, लो खाओ, थोड़ी सी, बहुत मीठी है, लब चिपकते हैं। तोता साथ लेकर तैरने लगे थे क्या? पतंग वाला, पिंजरा हाथ में उठाए दरिया पार करता हूँ, क्या समझते हो? उफ, जमुना के अंदर छतरी से लेकर ब्रजखोती और दारा के चौतरे तक, बल्कि और उससे भी आगे आदमी की चकाचक भरे हुए थे। हर तरफ लोगों की सर मालूम होता था, तरबूज तैर रहे थे। थाली छोड़ो तो सरों पर जाएं, पर यार गजब करते हैं अपने आगरे वाले भी। यार लोग बुलबुल सर पर बिठाकर दरिया पार करते हैं, भाई हद हो गई। किताब वाला, सुन लिया हुजूर आपने? मियाँ नज़ीर दरिया किनारे नीम उरियाँ परियों का तमाशा देखने गए थे, पीरी में भी वही आलम है। तस्करानवीस, बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल सकते था, पुरानी आदतें हैं, कैसे छूटेंगी? जोर था, खुद तैरते थे, अब अगले ज़माने की याद और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खींचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देखकर हवीश पूरी कर लें। अमजली साहब, लेकिन यह तैराकी का मेला होता बड़ा काफिर है। यह बाहर आगरे ही में है, कितना हसीन, कितना शायराना मंजर होता है, सब पूछिए तो मेरा भी बहुत करता है कि शिरकत करूं, फिर और ऐसे हसीन मौजू पर शेर भी कहूं, बस यह समझ में नहीं आता कि क्यों करूं। शायर, बस इस तरह कहना शुरू कर दीजिए, कुछ वार पैरते हैं, कुछ पार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये और पैरते हैं, समझते हैं हम जोली। इस मौजू पर सही माने में भी तो शेर कहा जा सकता है। शायर, तैराकी पर हमजोली क्यों नहीं? शायर, वह क्यों कर हमजोली, यही अगर समझ में आता तो कर न देता शेर। शायर, जिस मौजू पर आप शेर नहीं कर सकते उसे शायराना मौजू ठहराना क्या सामान्य? हमजोली, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जी चाहता है, या तो नहीं कहा कि शेर कहना आसान या मुमकिन है। शायर, जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन ना हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ अक्लमंदी है? लड्डू वाला, फिर तू घुसा अपने जिगरी कने जाके बैठा। अगले, अबे तेरा दिमाग तो नहीं चल गया, हवा से लड़ता रहता है। दो सिपाही पान की दुकान पर आते हैं और पान खाते हैं। तरबूज वाला, फिर से झगड़ाना शुरू कर देना भैया, नहीं तो टोकरों में फल का एक दाना बचेगा न सर पर एक बाल। उसी तरफ से एक लड़का हमीद आता है और पतंग की दुकान पर जाता। लड़का, कल कहाँ गायब हो गए थे? पतंग वाला, साहब जरा तैराकी का मेला देखने चले गए थे। लड़का, हम यह समझे कि सब बस पतंग वतंग बेचना छोड़ दिया आपने? पतंग वाला, पतंगबाजी और पतंग फरोशी हमसे छूट जाए अजी तौबा कीजिए, कहिए कौन सी पतंग चाहिए? हर रंग, हर नौ, हर मजाक, हर बहार की पतंग मौजूद है। हुजूर कौन सी पतंग लीजिएगा? दो धारिया, गिलहरिया, पहाड़िया, दोजाब, ललपरा, घायल, लंगोटिया, चांद तारा, बगुला, तोपन्ना, धीर, खरबूजिया, पेंदी पान, दोकोनिया, नकुल, झंझाव, बांगदार,
लड़का बस भाई नाम एक नहीं सुने इन पतंगों के अपनी ज़िंदगी में। पतंग वाला फिर क्या पतंग उड़ाते हैं? लड़का उड़ा लेते हैं थोड़ी बहुत। आप तो हमें सीधा साधा 2 धारियाँ दे दीजिए। पतंग वाला 2 धारियाँ लीजिए। लड़का दाम? पतंग वाला 25 कौड़ी। लड़का ये लीजिए। लड़का पतंग लेकर बाहर चला जाता है। किताब वाला हमीद, मियाँ ज़रा इधर आना लड़के। लड़का चलता है। मौलवी साहब लपकते हैं, ज़रा बात सुनना मियाँ। मौलवी साहब दुकान पर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद लड़का भी आता है। बैठो। मौलवी साहब हाथ से अपने साथ पास बैठने का से लड़का उनसे दूर हट कर बैठता है। हमीद नाम सुना है ना तुम्हारा? लड़का जी। किताब वाला, मौला ज़रा इस लड़के के मुंह से उस्तादों का कलाम सुनिए। जैसी शक्ल पाई है बखुदा वैसी ही आवाज़। तज़किरानविश माशाअल्लाह। लड़का क्या सुनाऊँ मौलाना? किताब वाला, तुम्हें तो उस्तादों के पूरे पूरे दीवान हिफ्स रटे हैं, हमसे क्या पूछते हो? अपनी मर्ज़ी से सुनाओ। तज़किरा, हाँ मियाँ। लड़का एक गज़ल सुनाता हूँ, बड़े सुरीले ढंग से गाता है। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर पास आ जाते हैं। राहगीर रुक जाते हैं। कासिद, तू मेरा नाम तो लीजो न लेकिन कहना कोई मरता है। तेरा चाहने वाला जैसा कि वह मुझसे खफा रूठ चला था। अल्लाह ने क्यों जब भी मुझे मार न डाला, शायद वही बन ठनके चला है कहीं घर से है। यह तो उसी चांद सी सूरत का उजाला, सहरा पे मेरे हाल पे कोई न रोया। अगर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। औरों को जो गिरते हुए देखा तो लिया था थाम, हम गिर भी पड़े तो भी न जालिम ने संभाला। हम मुझसे इसी रोज को रोते थे। नज़ीर आ क्यों तूने पढ़ा इश्क व मोहब्बत का रिसाला। शायर बड़े तजुब से, मियाँ नज़ीर की गज़ल है। हमजोली, भाई क्या कहना, हमें मियाँ नज़ीर के इस कलाम की खबर न थी। पिता, मियाँ अगर आदमी ज़िंदगी भर मश्क करता रहे तो एक आध शेर हर किसी के यहाँ निकल जाएगा, इसमें ताज्जुब की बात क्या। हाँ मियाँ, कुछ और सुनाओ। हमजोली, पर साहब उस्तादों की ज़मीन की गज़ल है। किताब वाला, उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। हमजोली, लेकिन साहब इसमें शक नहीं कि गज़ल का रंग बहुत सुस्ता और मंझा हुआ है। तज़किरानवी, सुनिए मीर, इस ज़मीन में कहते हैं देखे न मुझे दीदिए पुरशम से, वह मीर मेरे ही नसीबों में था। यह जश्न का प्याला और शेर भी थी मुलाहज़ा फरमाइए। छाला का काफ़िया बांधा है, आहा गुजरे हैं लहू व सरे हर खार से। अब तक जिस दस्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला, उस्ताद यूँ कहते हैं। शायर, इस काफ़िए में ईसा का शेर खूब है। फरमाते हैं इतना तो फिरा वादिये दहशत वसत में कि मेरे हैं पाए नज़र में भी बड़ा अश्क का छाला। हमजोली, लेकिन नज़ीर का शेर भी अपनी जगह लुफ्त से खाली नहीं कि सहरा में मेरे हाल में कोई भी न रोया, अगर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। शायर सौदा ने भी कही है इस ज़मीन में गज़ल। हमजोली, सैयद इंसा अल्लाह खां की कोई चीज़ तुम्हें याद है मियाँ? किताब वाला, भाई इंसा मुसहफ़ी की मार्का रायरियों का जवाब नहीं। खूब शशन व गज़ल शबे दज़ूर की गर्दन, उसमें जो नोक झोंक हुई है दोनों की, अजब लुफ्त रहता होगा बखुदा नवाब सादत अली खां के दरबार में भी। तज़किरानविश, आप भी कब की बात कर रहे हैं हज़रत? शबे दज़ूर की गर्दन वाला ज़माना गया, अब तो सैयद इंशाअल्लाह जैसे हंसोड़ के लब पर यही गिरिया बजारी रोना धोना है। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं। हम चलिए अब तो सुना है कि आतिश व नाशिक की आवाज़ें गूंजी हैं लखनऊ में। ईसा व मुसहफ़ी भी फीके पड़ गए। जिस कदर जानदार शायर है आतिश भी, जोरे बयान देखिए। फरमाते हैं बज़्म वह है कि लाखैर का मुकाम नहीं हमारे गंजीफ़ा में, बाजी ये गुलाम नहीं। शायर और नासिक का जवाब भी खूब है। जो खासे बंदे हैं वह बंदे आवाम नहीं, 1000 बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं। हमजोली, नहीं भाई, यह खामख लड़ाई है। शेर खूबसूरत है मगर तसन्नो आज़िम व सच्चाई व आग इसमें नहीं जो आतिश के यहाँ है। किताब वाला, आप लोग भी वही कर रहे हैं, करने लगे बखुदा जो दिल्ली के लखनऊ के दरबारों में हमारे असातिज़ा कर रहे हैं। अब यह बहस ख़त्म कीजिए और शेर सुनिए। हाँ मियाँ। लड़का, क्या सुनाइएगा?
सुनिए होगा तज़किरा नवाज़ जुमला का जो भी चाहे सुनाओ। पतंग वाला नज़ीर की वह नज़्म सुनाओ। तैराकी का मेला याद है? लड़का जी हाँ सुनिए। अदना गरीब मुफसिल ज़रदार पैरते हैं सागरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं जाते हैं जिन कितने पानी में साफ सोते कितने हाथ पिंजरे कितनों के सर पे तोते। तज़किरान बीस लाकर उठ खड़ा होता है और बगैर कुछ कहे चला जाता है। सबको बड़ी हैरत होती है। महफिल पर एक सन्नाटा छा जाता है। बहुत से रास्ता चलने वाले बड़े शौक से नज़्म सुनने के लिए रुक गए हैं। इस जमघट को देखकर मौलवी साहब बरस पड़ते हैं। लड़का कितने पतंग उड़ाते कितने मोती पिरोते हुक्के का दम लगाते हंस हंस के शाद होते सौ सौ तरह का कर कर बिस्तार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। किताब वाला बस करो मियाँ, और आप लोग यहाँ क्यों जमा हो गए हैं साहब? कोई मदारी का खेल हो रहा है या प्रसाद बट रहा है? भीड़ पीछे हट जाती है और एक सन्नाटा छा जाता है। ककड़ी वाला बाई तरफ से अंदर आता है। ककड़ी वाला मुर्दा आवाज में पैसे की छः छः पैसे की छः छः। किताब वाला उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा है। ककड़िया जो अब तक अनजान था मौलवी साहब की निगाहों को देखकर अचानक चुप हो जाता है और भागकर दाएं कोने में दुबक जाता है। पतंग वाला जो भीड़ में सबसे आगे था किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ता है। पतंग वाला इधर आना मियाँ। लड़के का हाथ पकड़कर अपनी दुकान की तरफ जाता है। किताब वाला लीजिए, हमने सोचा था खुश गुल्लू लड़का है, मौलाना कलाम सुनकर खुश होंगे। मैं क्या जानता था कि वह बाजारी कलाम सुनाने लगेगा। आखिर मौलाना नाराज़ होकर चल दिए हमसे, लेकिन नज़्म तो खूब थी साहब। शायद जी हाँ, सौ सौ तरह का किरदार बिस्तार पैरते हैं कर कर इसे आप शायरी करते हैं। यूँ मालूम होता है कि आदमी शेर नहीं पढ़ रहा है, ककड़ियाँ खा रहा है। हमने लेकिन साहब कर कर मुस्तस्मल इस्तेमाल होता है जो असातिज़ा में नहीं बंधा है। शायर चलिए अब उठिए। किताब वाला माफ़ कीजिएगा शायर, इसमें आपका क्या कसूर है मौलाना? अच्छा अस्सलाम अलैकुम। किताब वाला वालेकुम अस्सलाम। शायर हम जल्दी चले जाते हैं। लोग पतंग वाले की दुकान पर जमा हो जाते हैं। अब कम वक्त कहाँ वहाँ जम गए। मौलवी साहब हिसाब किताब में लग जाते हैं। पतंग वाला गवैये को अपनी दुकान पे बिठाता है। पतंग वाला सुनो मियाँ नज़ीर कहते हैं किस्मत में अगर हमारी यह मैं है तो साकिया बेइख्तियार का हाथ से सीस करेगा जस्त। पहले ही क्यों न बताया यार कि तुम्हें मियाँ नज़ीर का कलाम याद है। लड़का मैं पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनने की गरज से तो आया नहीं था। पतंग वाला अरे यार मगर है तो जानते हो कि कितनी पुरानी याद। अल्लाह हमारी मियाँ नज़ीर से उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठ के सुनाते। वहाँ शेर पढ़कर तो उनकी बेइज्जती भी है और हमें भी। वाह, इसी पर तो कहा है हज़रत नज़ीर ने, दिलसादुरे यतीम बिका कौड़ियों के मोल किया कीजिए खैर, यह एक ख़रीदार है कि नसीब। अच्छा सुनाओ कुछ अपनी जजा आवाज़ से। लड़का आप फरमाइए क्या सुनाओ? पतंग वाला वही नज़्म सुनाओ तैराकी वाली, और क्या? लड़का अदना गरीब मुफसिल ज़रदार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते जाते हैं। उनमें कितनी पानी में साफ सोते कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के सर पर तोते कितने पतंग उड़ाते कितने सोई पिरोते हुक्के का दम लगाते हंस हंस के शाद होते सौ सौ तरह के कर बिस्तार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। कितनी खड़े हैं पैरे अपना दिखा के सीना सीना चमक रहा है हीरे का जीव नगीना। आधे बदन पे पानी आधे पे है पसीना, सरों का बह चला है गोया एक करीना। दामन कमर पे बांधे दस्तार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। हर आन बोलते हैं सैयद कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने को उस्ताद पीर की जय। मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, फिर गोल के बस अब अपने खुर्दो कबीर की जय। हरदम यहाँ यह कर खुशी की गुफ्तार पैरते हैं इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। नस्बंद के दौरान बहुत से लोग जमा हो जाते हैं जिनमें खोमचे वाले भी शामिल हैं। पतंग वाला वाह वाह मियाँ, यही कलाम तो दिल को लगता है, पर ज़माने ने कद्र न की यार इस शायर की। कहता है ना गुल अपना न खार अपना न जालिमा बागमा अपना, बनाया आह किस गुलशन में हंसने आसियाँ अपना।
सब बाबा कहने लगे। पतंग वाला, अच्छा कोई चीज़ अपनी पसंद सुनाओ। लड़का, पहले नाव गणेश जी का लीजिए शीश नवाए, जैसे कारज सिद्ध हो सदा महाव्रत लाए। बोल वचन आनंद के प्रेम प्रीत और चाह सुन लो यारो, ध्यान धर महादेव का ब्याह जोगी जंगी से। सुना वह भी किया बयान, और कथा में जो सुना उसका भी प्रमाण। सुनने वाले भी हंसे हंसी खुशी दिन रैन, और पढ़े जो याद कर उनको भी सुख चैन। और जिसे उस ब्याह की महिमा कही बनाए, उसके भी हर हाल में शिवाजी रहे सहाय। खुशी रहे दिन रात वह कभी न हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। भीड़ में एक आदमी हरी कफनी पहने खड़ा है, और रो रहा है। पतंग वाला कर उसकी तरफ लपकता है। पतंग वाला, अरे मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन मुंह फेर लेता है। क्या हुलिया बना रखा है मियाँ, क्या हाल है। फकीर चुप खड़ा रहता है। एक आदमी, इनको हमने तो कभी बात करते सुना नहीं। बेनी प्रसाद आगे बढ़ा, तुम्हें नहीं मालूम, कोई 1 बरस से इनकी हालत है। पतंग वाला, अमा बेनी प्रसाद क्या कहा, यह 1 बरस से आगरे में है। यह तो घोड़ों की तिजारत करते थे भाई। कोई 4 बरस पहले घोड़े लेकर हैदराबाद की तरफ गए थे, उसके बाद से इन्हें आज देखा है। अमा मंजूर हुसैन चला जाता है। बेनी प्रसाद, ताज्जुब है, तुमने इन्हें नहीं देखा, या शायद देखा होगा या पहचान ना हो सके होंगे। यही कुछ दिनों से चक्कर काट रहे हैं। एक तवायफ पर आशिक है। तमला, चुप तो जो इन्हें लग गई है। यह कफनी दाढ़ी फकीरी क्या सब उसी इश्क का नतीजा है। मुझसे तो देखा नहीं गया भाई। मंजूर हुसैन जैसा हंसमुख यारबाज आदमी और यूँ बदल जाए, तुम्हें मालूम है ना, यह मियाँ नज़ीर के पास उठने बैठने वालों में से है। मेरा इनका याराना कोई 20-25 बरस का होगा। बेनी प्रसाद, हाँ हाँ खूब जानता हूँ। पतंग वाला, अम्मा कुछ बताओ बेनी, यह आखिर हुआ क्या। मेरी तो अकल गुम है। बेनी प्रसाद, भाई इन पर क्या बीती यह तो किसी को मालूम नहीं। बस इतना सुना है कि दक्कन से वापसी के वक्त झांसी के करीब ठगों ने इनके सारे घोड़े और माल असबाब लूट लिया। साल भर पहले अब जब आगरे वापस आए तो उस वक्त इनकी हालत दिग्गजू थी। खैर उस वक्त यह फ़कीरी नहीं थी, कभी कभी किसी से कुछ बातें भी कर लेते थे, मगर कम कम। बस ज़्यादातर जमुना के किनारे बस एक मकबरे पर बैठे पानी की लहरें गिना करते थे। फिर एकाएक गायब हो गए। कभी मथुरा कभी मेरठ में देखे गए, अभी अभी वापस आए और यह हालत लेकर आए। पतंग वाला, फालिस का असर है, जुनून का दौरा, आखिर कुछ तो सबब होगा इस तगयुर का। बेनी प्रसाद, तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। कोई कहता है अल्लाह वाले हो गए हैं, कोई कहता है लूट जाने की वजह से यह हाल हुआ है। लोग यह भी कहते हैं कि इश्क़ सादिक का असर है। इसके माजा की राह खुदा पर पहुंचना कोई अनसुनी बात भी नहीं। पतंग वाला, फुसते उर्म करतब सबनम वसले महबूब गौहरे नयाब, आयु की अवधि ओस की बूंद की तरह है, और प्रेसी का प्रणय अनमोल मोती की तरह। यह आदमी हमेशा से ज़की हिस संवेदनशील वाक़ई हुआ है। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। जानते हो मियाँ नज़ीर से उनकी पहली मुलाकात क्यों कर हुई। मियाँ नज़ीर ताजगंज के मत्थान टट्टू पर जा रहे थे, लाला बिलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। इधर से मंजूर हुसैन पापियादा चले जा रहे थे। रास्ते में टट्टू अड़ पड़ गया। मियाँ नज़ीर ने एक चाबुक से उसके रसीद किया तो वह मंजूर हुसैन को लगता हुआ टट्टू से लगा। मियाँ नज़ीर टट्टू से उतर पड़े और ज़बरदस्ती उसके हाथ में चाबुक देकर कहा, मियाँ मेरे भी एक जड़ दो। उन्होंने बहुत मिन्नत की, वह न माने। आखिर मजबूरन मंजूर हुसैन ने चाबुक लेकर जरा सा उनके छुआ दिया और दौड़े हुए मेरे पास आए। मुझसे सारा हाल बताया और घर जाकर पड़ गए। 2 दिन तक खाना पीना सब महफूज। जब मियाँ नज़ीर ने मेरी ज़बानी यह हाल सुना तो बेचैन होकर उनके पास गए, उन्हें अपने घर ले गए, खातिर तवाज़ो की, उनके साथ होली खेली, मिठाई खिलाई, अपनी नज़में सुनाई। बस उस दिन से यह मियाँ नज़ीर के और भी गिरविदा यानी मुग्ध हो गए। फिर ऐसे कि रोज़ का आना जाना रहता था। मेरे मिसा क्या ज़माने इकबाल थे। पतंग वाला, छोड़ सब कामों को, गाफिल भंग भी और दंड पेल, कुछ और सुनाओ मियाँ। तबीयत महिल शिथिल सुस्त ढीली हो गई। लड़का, क्या सुनाऊँ। पतंग वाला, नज़ीर का कलाम सुनाओ और क्या।
سناؤ گے، اس کا ہر شعر بے نظیر ہے۔ لڑکا: میاں نذیر نے خود اپنے قلم سے اپنی تصویر کھینچ دی ہے، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت میاں، تم شعر و شاعری کا کاروبار کرنے والے کی دکان پر نہیں بیٹھے ہو، شعر و شاعری پر جان دینے والے کے پاس بیٹھے ہو۔ سناؤ کھلے بندو سناؤ۔ لڑکا: کہتے ہیں جس کو نظیر سنیے ٹک اس کا بیاں تھا، وہ مولس غریب بزدل و تنزا جاں، سست رویست پست طاقت سانولا، ہندی کا نژاد تن بھی کچھ ایسا تھا کہ ادبی کے موافق عیاں ماتھے پہ ایک خال تھا، چھوٹا سا مسے کے طور تھا وہ پڑا آن کر ابروؤں کے درمیاں، وصف سبک اس کی تھی تس پہ نہ رکھتا تھا ریش، مونچھیں تھیں اور کانوں پر پٹھے بھی تھے، بابا صاحب پیری میں جیسی کی تھی اس کو دل افسردگی ویسی ہی رہی تھی ان دنوں جن دنوں میں تھا جواں، فضل نے اللہ کے اس کو دیا عمر بھر عزت و ہمت کے ساتھ پرچاؤں آب و نہ کپڑا بانی توٹی سب واہ واہ واہ۔ آواز اٹھا کر سب کتابوں کے کھل گئے معنی جب سے دیکھی نذیر دل کی کتاب، اشارہ کتاب والے کی طرف تھا، کتاب والا جھنجھلا کر رہ جاتا ہے۔ ککڑی والا: میاں کہا رہتے ہیں یہ حضرت نذیر پتنگ والا کیوں، کیا بات ہے؟ ککڑی والا: بات ہے کہ ایسے ہی۔ پتنگ والا: آخر؟ ککڑی والا: میں اپنی ککڑی پر 2-4 شعر لکھواتا ان سے۔ پتنگ والا: کہا یہ آپ کو خوب سوجھی، اس کام کے لیے میاں نذیر سے بہتر اور کون آدمی ملے گا۔ ابھی کچھ دنوں کا واقعہ ہے، ایک صاحب پہنچ گئے ان کے ہاں، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا دکھڑا لکھ کر۔ کسی محضین نے بے وفائی کی تھی ان کے ساتھ، اپنی داستان سنائی اور کہا دل کو کیوں کر سمجھاؤں، کسی کی پہلو چین نہیں لیتا، ہر دم آنکھوں کے سامنے اس محل کا چاند جیسی سندر تصویر جمی رہتی ہے۔ میاں نذیر نے ان کے حسب حال کی ایک نظم لکھ دی، بس ان صاحب کو چین مل گیا، اب وہ نظم گنگناتے پھرتے ہیں اور خوش بخرم رہتے ہیں۔ ککڑی والا: رہتے کہاں ہیں میاں؟ پتنگ والا: بیگم وادہ کا محل دیکھا ہے؟ ککڑی والا: جی نہیں۔ پتنگ والا: کہاں کے رہنے والے ہو؟ ککڑی والا: دلی کے پاس رہنے والا۔ پتنگ والا: اچھا، محلہ تاج گنج دیکھا ہے؟ ککڑی والا: جی ہاں دیکھا ہے۔ پتنگ والا: وہاں پہنچ کر کسی سے مالکوں والی گلی پوچھ لو، بیگم وادہ کے محل پہنچ جاؤ، محل کے برابر ہی ایک چھوٹا سا مکان ہے، وہاں میاں نذیر کا ہے۔ ککڑی والا خوشی خوشی بائیں راستے طرف بھاگتا ہے، راستے کے پاس ایک اجنبی سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ اجنبی: کیا اندھے ہو گئے ہو؟ ککڑی: معاف کرنا میاں، ذرا جلدی میں ہوں۔ اجنبی بازار سے ٹہلتا ہے۔ پتنگ والا حمید ان لوگوں کو سناتے ہوئے جو اب تک جمع ہے: میاں نذیر کی نگاہ میں آدمی کوئی فرق نہیں، چاہے وہ پتنگ بنانے والا ہو چاہے کتاب بیچنے والا، ان کے لیے تو بس آدمی۔ آواز اٹھا کر کہتا ہے کتاب والا غصے سے لال ہو رہا ہے۔ اجنبی کتاب والے سے: صاحب کلام ناشک ہوگا آپ کے ہاں؟ کتاب والا: پتنگ والے کا غصہ اجنبی پر اترتا ہے: میاں ناشک کل کے چھوکرے ہیں، ابھی ابھی شعر کہنا شروع کیا ہے اور ابھی سے آپ ان کے کلام کی تلاش میں نکل پڑے، ایسا ہی شوق ہے تو لکھنؤ کی تشریف لائی جائیے اور خود سن لیجیے۔ اجنبی: ابھی یہاں کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ناشک صاحب کا ایک شعر میرے کان میں پڑا، میں نے سوچا۔ کتاب والا: میں نے اپنی کتابوں کے اشتہار کے لیے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے، یہ شوق اور ذیالت سبحان اللہ۔ اجنبی ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن گھوم کر پھر حملہ کرتا ہے۔ اجنبی: یہ اتنے لوگ یہاں کیوں اکٹھا ہو گئے ہیں صاحب؟ کتاب والا غصے سے بے قابو: آپ ہی کی طرح جاہل ہیں، ایک جاہل کا کلام سننے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اجنبی سے پٹا کر چلا جاتا ہے، لوگ کہا لگاتے ہیں، ایک سے ایک چلا جاتا ہے، صبح سے دکان کھول کر بیٹھے ہیں، جو بھی ہے طرح طرح سے سوالات لے کر پہنچ جاتا ہے، خرید فروخت کی بات نہیں، لا حول ولا قوت۔ منشی گنگا پرساد کتاب والے کے پاس آتے ہیں۔ کتاب والا: آداب عرض کرتا ہوں منشی جی، مزاج بخیر۔ گنگا پرساد: عنایت صاحب، یہ آپ نے کس مخرے کو میرے پاس بھیج دیا تھا اور کس غرض سے؟ کتاب والا: جی میں انہیں کیا بھیجتا، باتوں باتوں میں آپ کا ذکر آ گیا، انہیں اپنی کتاب چھپوانے کے لیے سرمایے کی تلاش تھی، بھلا میرے پاس کہاں سے آئے پیسے، بس ان کے جی میں آئی ہوگی، آپ سے مانگ لیں۔ گنگا پرساد: دیکھیے میں تو اب اردو فارسی کی کتابوں سے بھر پایا، میں نے فیصلہ کیا ہے اب دہلی سے انگریزی زبان میں ایک اخبار
शाया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़िए और अखबार के रसाइल के काम में लग जाइए। यह नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रवीश इख्तियार कीजिए। किताब वाला: भाई आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद इस फिक्र में था कि वतन छोड़ूं, दिल्ली जाऊं और अखबार और रसाइल का सिलसिला शुरू करूं। गंगा प्रसाद: अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आगरे से खबरें कौन भेजेगा? नहीं साहब, आप यहीं रहेंगे। किताब वाला: जी अगर अंग्रेजी ज़बान के अखबार में गंगा आप मुरासले उर्दू में भेजिए, तर्जुमे की जिम्मेदारी मेरी। किताब वाला: क्यों ना एक अखबार उर्दू में भी निकालें? गंगा प्रसाद: अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस ज़बान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। हाँ, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ लोगों से भी बातचीत हुई थी। किताब वाला: मैं इस फिक्र में था कि अखबार का काम शुरू करने से पहले मेरे सर पर जो एक बार है उसे हल्का कर लेता। गंगा प्रसाद: वह कौन सा? किताब वाला: सोच रहा था कुछ छोटी छोटी चीज़ें पहले उन्हें छपवा लूँ। गंगा प्रसाद: मसलन? किताब वाला: यही मदरसों की चंद किताबें, करीमा, मुकीमा, आदमनामा वगैरह। मेरे पास 10 रुपए की भी पूंजी नहीं कि इस काम में लगा सकूं। गंगा प्रसाद: क्यों? दीवाने हाफिज़ की 250 कापियों की कुछ तो वसूल हुआ होगा। किताब वाला: साहब यहाँ आपको गलत फहमी हुई। मैंने अपने हिस्से की तमाम कापियाँ आबाब में तखसीस कर दी, ताम किसी से नहीं लिए। गंगा प्रसाद: और मुझे मेरे हिस्से का पैसा देने के बजाय अपने बकाए 250 कापियाँ बख्शती। अब मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कि मैं दीवाने हाफिज़ उसे नर्स करूँ। किताब: मेरी दानिश्त में यही तय हुआ था कि नुकसान इस काम में मुझे भी हुआ, मेरी मेहनत जाया गई। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गलतफहमी हुई तो ऐसा कीजिए, आप अपनी कापियाँ मेरे सुपुर्द कर दीजिए। जैसे तैसे वो निकल ली जाएंगी, मैं आपको पैसे देता जाऊंगा। गंगा प्रसाद: साहब वह अब क्या निकलेंगी और कौन उन्हें खरीदेगा? खैर छोड़िए इस बहस को, आप अखबार का काम शुरू तो कीजिए। बस इसी काम के ज़रिए आपके पास करीमा, माकूमिया, इस तरह की हकीम तमाम खुराफात छपवाने के पैसा आ जाएगा। हालांकि मेरी यही राय कि एक फिजूल काम है, इसमें आपको फिर नुकसान होगा। आप भला नए स्कूल में आदमनामा पढ़ने वाले आपको कितने मिलेंगे? अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, 2-1 दिन में हाजिर हूँगा। आदाब अर्ज़। गंगा प्रसाद जाता है। बेनज़ीर के कोठे से सौदा नीचे उतरता है। सिपाही एक कोने में दुबक जाते हैं। जैसे ही सौदा सामने आता है, लपक कर उसे दबोच। सौदा: अबे क्या समझ के पकड़ रहा है हरामे? अबे रन्नी कोठे पर जाना कब से इस औंधे शहर में जुर्म करार पाया है बे? पतंग वाला: अमा यारो क्या हुआ? किस गुनाह की पादाश में इन्हें धर लिया गया भाई? भला सिपाही: कल यहाँ फसाद करवाया था। सौदा: अबे किसने फसाद करवाया था? कब फसाद करवाया था? कोई गवाह? दूसरा सिपाही: हवाला चलो, गवाह वहीं देख लेना। बर्तन वाला: अरे भैया, झगड़ा तो और लोगों के बीच में हुआ था, पकड़ लिया तुमने किसी और को। इनको तो हमने झगड़े के समय देखा भी नहीं। दूसरा सिपाही: हम यह सब नहीं जानते, हमें यही हुक्म मिला है। पहला सिपाही: अरे चल यार, तू अपना काम कर, बकने दे। सौदा: बड़े अबे बड़ा नामर्द निकला तेरा दरोगा का बच्चा। हम समझे थे मुकाबला रावण से है, सीता हरण होगा, 2-2 हाथ होंगे। हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा सर जन्नत की चिड़िया से भरा पड़ा है। पहला सिपाही: अदालत नहीं, जो कुछ कहना है वहाँ कहना। ले बस अब कदम बढ़ाइए। सौदे को लेकर पतंग वाला: अमा यार यह क्या हुआ? बर्तन वाला: मैं तो यहीं था, मैंने तो उस आदमी को झगड़े के समय यहीं देखा। लड्डू वाला: लूट मार के वक्त होश किसे था? शायद रहा भी। बेनी प्रसाद: जितने लोग लूट खसोट में शरीक थे उन सबको देखा, किसने होगा? क्यों रामू, तुम सबको पहचान सकते हो? बर्तन वाला: अब यह तो मैं नहीं कर सकता भाई, सामने आएंगे कुछ लोगों के तो पहचान लूँगा शायद, पर यह आदमी उसमें होता तो मेरी नज़र चूक न सकती थी, मैं इसको ज़रूर ताड़ लेता। लड्डू वाला: या तुम किस बिरते पर कह सकते हो? क्या इस आदमी में सुरखाव के पर लगे हैं? बर्तन वाला: इसके कपड़े, सूरत, इसके हाथ का गजरा, ऐसा कोई आदमी कल शाम तक बाजार में नहीं आया। यह आदमी दूसरे शहर का मालूम पड़ता है, मैंने इसको सांझ के समय एक डंडी के पीछे जाते देखा था। लड्डू वाला: यह भी तो हो सकता है किसी ने लूट मार शुरू कराई हो, इसके लिए सामने आने की ज़रूरत है। बर्तन वाले: मैं नहीं जानता भाई, अगर यह दूसरे शहर का आदमी है तो वहाँ यहाँ आके बलवा कैसे कर सकता है, यह भी सोचो। तरबूज वाला: क्यों नहीं कर सकता? बर्तन वाला: तुम लोग अपनी खैर मनाओ, इतना बढ़ बढ़ कर मत हाको। ककड़ी वाला बहुत तेज़ी से दाखिल होता है, चेहरा खिला हुआ, होठों पर गाना।
اس کے بچے شور مچاتے ہوئے ایک قطار میں اندر آتے ہیں اور ککڑی والا پان والے کی بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی سریلے ڈھنگ سے گا کر ککڑی بیچتا ہے اور نظم کا ہر بند 2-4 لوگوں کی ککڑی کا گاہک بنا لیتا ہے۔ ککڑی والا: کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی ککڑی، اور جس میں خاص فافر اس کندرے کی ککڑی، کیا پیاری پیاری میٹھی پتلی پتلیاں ہیں، گنے کی پوریاں ہیں، ریشم کی تکلیاں ہیں، فرحات کی نگاہیں، سیری ہیں، ہنسلیاں ہیں، مجنوں کی سرد آہیں، لیلی کی انگلیاں ہیں۔ کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی ککڑی، کوئی ہے زردی مائل پیلی، کوئی ہری بھری پکھراس منفعل، پنے کو تھرتھری ہے، ٹیڑھی ہے سو تو چوڑی، وہ ہیر کی ہری ہے، سیدھی ہے سو وہ یارو راجھا کی بانسری ہے۔ کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی ککڑی، چھونے میں برگے گل ہے، کھانے میں کرکری، گرمی کو مارنے کو ایک تیر کی سری ہے، آنکھوں میں سکھ کلیجے کی ٹھنڈک ہری بھری ہے۔ ککڑی نہ کہیے اس کو ککڑی نہیں پری ہے، کیا خوب نرم و نازک اس آگرے کی ککڑی۔ ککڑی والا گاتا ناچتا نکل جاتا ہے۔ پتنگ والا: بینی پرساد، سن لیا بینی پرساد؟ اب بتاؤ ککڑی کے موضوع پر اس سے بہتر نظم ہو سکتی ہے؟ یہ ثنائے بادائے النکار یا نئے پریوگ، یہ تشبیہیں، استعارے، تعلیم یعنی شعر و شاعری اور اس علم و ادب میں جسے حسن بیان کہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سنو ایک دانائے راز کی بات سنو، ہمیشہ کے لیے پلوں میں باندھ لو۔ کسی پائے کے مولوی نے اپنے ایک شاگرد کو علم بیان بڑی محنت سے پڑھایا۔ جب لڑکا پڑھ لکھ کر فارغ ہوا تو استاد نے کہا، اب جاؤ بازاروں اور گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کی باتیں سنو اور پتہ لگاؤ ان باتوں کے علم کا بیان سے کیا رشتہ ہے۔ لڑکا گلی کوچوں کے خواہش چھانتا پھرا مگر اس کو لوگوں کی باتوں کا تعلق علم بیان سے معلوم نہ ہوا۔ اس نے بس اتساہ سے حال کر سنایا۔ استاد نے اسے پھر بائے بسم اللہ شبد کی بدھنی نکالی سے بالکل شروع سے تائے تمت شبد دھنی بالکل انت تک علم سکھایا اور کہا کہ ایک بار پھر بازاروں کے چکر کاٹو اور یہی بات دریافت کرو۔ اس دفعہ کچھ تھوڑا سا تعلق ساردک کے سمجھ میں آیا۔ اس نے واپس کہا، ہاں تھوڑا سا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس پر استاد نے کہا، ابھی تم علم بیان کو سمجھے نہیں، پھر پڑھو شروع سے آخر تک۔ ایک بار پھر سب کچھ پڑھ چکنے کے بعد ساردک کیا دیکھتا ہے، کسی شخص کی کوئی بات ایسی نہیں جس کا تعلق علم بیان سے نہ ہو۔ کچھ سمجھے؟ میں نے پوچھا، بھائی شعر و شاعری کا یہ معیار بہت بلند ہے۔ داروغہ آتا ہے اور سیدھا بینظیر کے کوٹھے پہنچتا ہے۔ داروغہ: بھائی جی صوفتے میں اکیلا ایکانت میں تو ہے؟ تب لچھی: حضور تشریف رکھیں، میں ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ سارنگیا: سرکار آج بہت سویرے سے تشریف لائے؟ داروغہ: کیوں، مغرب کا وقت سر پر ہے۔ سارنگیا: بجا فرمایا، بینظیر آتی ہے۔ بینظیر: آداب، بجا لاتی۔ آج معلوم ہوتا ہے گھر میں دفتر میں کہیں آپ کا دل لگا نہیں۔ داروغہ: گھر دفتر کب دل لگتا ہے؟ پھر کل آپ کے یہاں نیا دستور دیکھا، جو پہلے پہنچ جائے سو پائے۔ چنانچہ یوں کہیے کل کا چلا ہوں اور بہت دیر سویر سے افطار یار تک پہنچا ہوں۔ آج آپ کا کسی اور سے تو وعدہ نہیں؟ بینظیر: وعدہ تو آپ سے بھی ہے۔ داروغہ: بھائی تمہارے یہاں تو وعدوں کا لین دین ہے، کمال یہ کہ تمہیں یاد بھی ہے۔ بہرحال آج میں مسلم ہوں۔ بینظیر: تو کل کیا نہتھے ہی آ گئے تھے؟ داروغہ: ہاں صاحب، کل ہتھیار بھول آئے تھے، آج تیر کمان درست ہے۔ بینظیر: یہ کیسے؟ تیر انداز کی فتراک و رسی جس میں شکار مارنے کے بعد باندھ کر لگایا جاتا ہے، تو ساتھ رکھیں، اور تیر و کرکس بھول گئے؟ فرمائیے کس چیز سے شروع کروں؟ ماں پائدان کھولتے ہوئے: اے یہاں کیسے لوگ ہیں، پاندان خالی پڑا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بازار سے 4 پان خرید لاتا۔ تب لچھی: پیسے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن منظور حسین جو اسی بیچ آ چکے ہیں، لپک کر خود پیسے لے لیتے ہیں اور پان لینے کے لیے پان کی دکان پر جاتے ہیں۔ داروغہ: کیا یہ آپ کے وثاق میں ہے؟ سے بینظیر: بہت پرانے۔ داروغہ: پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بینظیر: آپ فہرست رکھتے ہیں؟ 8-10 سال کے میرے اسنا ہے، فقیری